बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि इन अ मैट्रिक स्पेस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ कॉशी सीक्वेंस, कि हर जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो कॉशी सीक्वेंस है। सपोज डैट कि एक्स एन जो है वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और एक्स को कन्वर्ज करता है। अगर एक्स को कन्वर्ज करता है तो फिर ये कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो हमें कोई नेचुरल नंबर मिल जाएगा n1 सच डैट कि इस n1 के बाद फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n1, इस n1 के बाद आप सीक्वेंस की कोई भी टर्म उठाएं उसका x से डिस्टेंस लें तो वो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है। सिमिलरली एक और नेचुरल नंबर मिल जाएगा n2 कि इस n2 के बाद आप सीक्वेंस की कोई भी टर्म उठाएं उसका x से डिस्टेंस लें तो वो भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है। अगर हम n नॉट ले लें मैक्सिमम n1 ऑफ n1 n2, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम मैक्सिमम क्यों लेंगे प्रीवियस लेक्चर में। देन इस n नॉट के बाद हम कोई सी भी दो टर्म्स उठाएं उनका डिस्टेंस लें और हमने प्रूव ये करना है कि सीक्वेंस कॉशी है। कॉशी के लिए हमें यही प्रूव करना होगा कि आप कोई सी भी दो टर्म्स उठाएं बैरियर के बाद तो उनका जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल हो। तो इसलिए हमने दो टर्म्स यहाँ कंसीडर की हैं कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए कि इस बैरियर के बाद इस n नॉट के बाद आप सीक्वेंस की कोई सी भी दो टर्म्स उठाएं एक्स एम और एक्स एन, उनका डिस्टेंस लें बाय ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। ये लेस आर इक्वल है डिस्टेंस ऑफ एक्स एम फ्रॉम एक्स प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स एन फ्रॉम एक्स। ये लेस देन है एप्सिलॉन बाय 2, ये भी लेस देन है एप्सिलॉन बाय 2। वैल्यूज़ को रिप्लेस करें तो इसका मतलब ये है कि एक्स एम का एक्स एन से आप डिस्टेंस निकालें तो वो लेस देन एप्सिलॉन है। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो इसका मतलब ये है कि जो सीक्वेंस है वो कॉशी सीक्वेंस है। तो हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो कॉशी है इन अ मैट्रिक स्पेस, पर इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब कि जो कॉशी सीक्वेंस है ज़रूरी नहीं है कि वो स्पेस में कन्वर्ज करे। अब हमने एक स्पेस कंसीडर की है x इज़ इक्वल टू 0,1 और ये सबसेट है R का, ये R की सब स्पेस है और डिस्टेंस फंक्शन जो है वो हमारे पास यूजुअल मेट्रिक है मॉड वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। सीक्वेंस लिया एक्स एन इज़ इक्वल टू 1/n, तो ये सीक्वेंस असल में हमारे पास है 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। यानी ये ज़ीरो को कन्वर्ज कर रहा है। यहाँ 1/2 था, फिर 1/3, 1/4, तो ये सीक्वेंस जो है ये ज़ीरो को कन्वर्ज कर रहा है। अब सीक्वेंस की लिमिट जो है वो ज़ीरो है, लेकिन ज़ीरो इस स्पेस का एलिमेंट नहीं है। तो ये सीक्वेंस जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है वो स्पेस में नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस इस स्पेस में कन्वर्ज नहीं करता। ऑन द अदर हैंड ये सीक्वेंस जो है वो एक कॉशी सीक्वेंस है। यहाँ पर हमें पता है कि a माइनस बी का जो मॉड है वो लेस आर इक्वल है मॉड वैल्यू ऑफ a प्लस मॉड वैल्यू ऑफ b। इसे हमने यूज़ किया है और हम ये बता सकते हैं कि ये सीक्वेंस जो है ये कॉशी सीक्वेंस है, लेकिन जो हमारी स्पेस है उस स्पेस में ये कन्वर्ज नहीं करता। तो कन्वर्स जो है वो हमारे पास इन जनरल ट्रू नहीं है। हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो कॉशी है, लेकिन कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। उसकी हमने एक यहाँ पर काउंटर एग्जांपल भी देख ली। नेक्स्ट है हमारे पास सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस क्या है कि हम सीक्वेंस की ही टर्म्स को ले लेंगे एक पैटर्न के साथ। एक्स एन जो है वो सीक्वेंस है। इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इंक्रीजिंग सीक्वेंस मतलब एक फंक्शन होना चाहिए n से n तक, n से n तक, एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स n1, n2, nk सच डैट कि n1 लेस देन है n2, n2 लेस देन है n3 एंड सो ऑन। तो एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हमें मिल गया पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो इन पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हम सीक्वेंस की टर्म्स को उठा लेंगे, वो हमारे पास सब सीक्वेंस बन जाएगा। देन द सीक्वेंस एक्स एन के इज़ कॉल्ड अ सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन। मतलब कि आप एक पहली टर्म लेंगे एक्स एन 1
दूसरी टर्म लेंगे xn2, xn3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास एक सब सीक्वेंस है। ऑब्वियसली n1 जो है, nk जो है, या n1, n2, n3 ये भी एक इंटीजर है, n जो है वो भी एक इंटीजर है। जैसे कि ये सीक्वेंस xn था तो हमने सीक्वेंस लिया x1, x3, x5, x2n-1, तो ये सब सीक्वेंस है xn का। अगर मैं सीक्वेंस ले लूँ 1/n, अब ये असल में है 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। तो हम एक सब सीक्वेंस ले लेते हैं और उस सब सीक्वेंस में हम कौन सी टर्म्स लेते हैं, 1/2, 1/4, 6, 1/8 एंड सो ऑन, यानी कि 1/2n हमने ये एक सीक्वेंस ले लिया जो कि इस सीक्वेंस का सब सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है और वो कन्वर्जेंट नहीं है, xn कोई सीक्वेंस है, ये n 1/n है इफ़ n इज़ इवन, और ये n है इफ़ n इज़ ऑड। अब अगर मैं इसका एक सब सीक्वेंस लूँ 1/n व्हेन n इज़ इवन, तो ये एक सब सीक्वेंस है इस सीक्वेंस का xn का, और ये सब सीक्वेंस जो है ये 0 को कन्वर्ज करता है एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी सीक्वेंस का सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो सीक्वेंस है वो भी कन्वर्जेंट हो। जैसे कि यहाँ पर ये जो xn है ये कन्वर्जेंट नहीं है। जब n इवन होगा तो ये 1/n है, लेकिन जब n ऑड होगा तो ये तो हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। लेकिन सब सीक्वेंस हमें मिल गया जो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस था। तो अगर सीक्वेंस के पास कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो सीक्वेंस जो है वो इटसेल्फ कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी से रिलेटेड एक थ्योरम कि जो कॉशी सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगा इफ़ एंड ओनली इफ़ उसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो। मतलब कि अगर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्सली अगर कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है तो फिर वो सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा अगर वो सीक्वेंस कॉशी हो। अभी हमने एक सीक्वेंस देखा, उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस था लेकिन वो सीक्वेंस इटसेल्फ कन्वर्जेंट नहीं था। अगर सीक्वेंस कॉशी है और उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है तो फिर वो सीक्वेंस इटसेल्फ भी कन्वर्जेंट है। सपोज xn जो है ये कॉशी सीक्वेंस है। अब जैसे हम कहते हैं कि a जो है वो a का ही सबसेट है, तो उसी तरह ये जो सीक्वेंस है वो अपने आप का ही एक सब सीक्वेंस है। xn कॉशी है और ये कन्वर्ज करता है x को हमने सपोज कर लिया। हमने प्रूव ये करना है कि इसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। देन xn itself is a convergent subsequence of it। अब xn जो है वो xn का ही एक सब सीक्वेंस है, अपने आप का सब सीक्वेंस है। तो हमें एक सब सीक्वेंस मिल गया जो कन्वर्जेंट है। कन्वर्सली सपोज कर लें कि कॉशी सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। अगर कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है और ये x को कन्वर्ज करता है तो फिर ये कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा कि हमारे पास कोई एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा n1, कि इस n1 के बाद आप कोई भी टर्म उठाएं उसका x से डिस्टेंस लें तो वो लेस देन ε/2 है। ये डेफिनेशन हो गई कन्वर्जेंस की। नेक्स्ट हमें पता है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉशी है। अगर हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉशी है तो ये सब सीक्वेंस भी कॉशी है। अगर ये कॉशी सीक्वेंस है तो ये उसकी डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करेगा कि कोई और n2 एग्जिस्ट करेगा कि इस n2 के बाद आप सीक्वेंस की कोई सी भी दो टर्म्स उठाएं उनका डिस्टेंस लें तो वो नेग्लिजिबल है। हमने प्रूव ये करना है कि xn कन्वर्ज करेगा x को। उसके लिए हम कंसीडर करेंगे xn और x का डिस्टेंस। टेक n0 इज़ इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1 n2। अब इस n0 के बाद आप सीक्वेंस की कोई भी टर्म लें उसका x से डिस्टेंस लें, इस पर ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी यूज़ करें कि अब हमने एक नया पॉइंट इंट्रोड्यूस करवाया xnk। सो डिस्टेंस ऑफ xm फ्रॉम xnk प्लस डिस्टेंस ऑफ xnk फ्रॉम x
ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है। तो इसका मतलब ये है कि एक्स एम जो है उसका एक्स से डिस्टेंस लें तो वो लेस देन एप्सिलॉन है, मतलब कि जो सीक्वेंस है वो कॉशी है, सॉरी नॉट कॉशी, ये जो कॉशी तो हमने पहले ही सपोज किया है, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि एक्स एम का एक्स से डिस्टेंस लें तो वो लेस देन एप्सिलॉन है। तो ये जो सीक्वेंस है वो एक्स को कन्वर्ज करता है, हैंस एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, एक्स एम कह दें एक्स एन कह दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एम और एन जो है वो हमारे पास सबस्क्रिप्ट हैं, वो नेचुरल नंबर्स हैं। तो एक्स एन जो है वो एक्स को कन्वर्ज करता है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर एक कॉशी सीक्वेंस है और वो तब कन्वर्ज करेगा अगर उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, अगर वो कन्वर्जेंट है तो उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा, और कन्वर्सली अगर उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है तो फिर वो सीक्वेंस जो है वो भी, जो कॉशी सीक्वेंस है वो भी कन्वर्ज करेगा। नेक्स्ट हमारे पास रिमार्क्स हैं कि अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका हर सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा और एक्स को कन्वर्ज करेगा। अभी हमने एक एग्जांपल देखी थी कि एक सीक्वेंस था ये सीक्वेंस, इसका सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट था लेकिन ये इटसेल्फ कन्वर्जेंट नहीं था। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर सीक्वेंस एक्स एन है और वो कन्वर्ज करता है एक्स को, देन उसका हर सब सीक्वेंस एक्स को कन्वर्ज करेगा। अगर एक्स एन एक्स को कन्वर्ज करता है तो फिर ये कन्वर्जेंस की जो डेफिनेशन है वो फुलफिल होगी। अब क्योंकि सब सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो भी सीक्वेंस की ही टर्म्स हैं, तो इन पर्टिकुलर अगर मैं एन के लिए टर्म्स कंसीडर करूं और उनका डिस्टेंस लूं एक्स से तो वो भी लेस देन एप्सिलॉन होगा, क्योंकि ये जो सब सीक्वेंस की टर्म है वो भी सीक्वेंस की ही टर्म है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो सब सीक्वेंस है वो एक्स को कन्वर्ज करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिमार्क है इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में यूज़ करेंगे कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम में। इफ़ अ सीक्वेंस एक्स एन हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स एंड कन्वर्जेस टू एक्स, मतलब कि जो हमारे पास सीक्वेंस है उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं। ये नहीं है कि आपके पास x1 x2 x3 उसके बाद जो टर्म्स हैं वो सेम कांस्टेंट हो जाएं। ये तो फाइनाइट टर्म्स हैं जो डिस्टिंक्ट हैं x1 x2 x3, इसके बाद जो टर्म्स हैं वो कांस्टेंट हैं, वो सेम है x है। तो अगर सीक्वेंस के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स हों और सीक्वेंस x को कन्वर्ज करता हो तो फिर ये जो x है वो सीक्वेंस के इमेज सेट का लिमिट पॉइंट होगा। देन x इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट x1 x2 xn ऑफ पॉइंट्स ऑफ द सीक्वेंस। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि xn जो है वो x को कन्वर्ज करता है, xn जो है वो x को कन्वर्ज करता है। और हमने कहा था कि अगर xn x को कन्वर्ज करता है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि xn जो है वो इस ओपन बाल का एक एलिमेंट है। अब n नॉट के बाद जितनी भी टर्म्स हैं वो इस ओपन बाल का एक एलिमेंट हैं। तो xn जो है n नॉट के बाद इस ओपन बाल का एक एलिमेंट है क्योंकि xn जो है वो x को कन्वर्ज करता है। अगर मैं इस ओपन बाल का इंटरसेक्शन लूँ a के साथ, इस ओपन बाल का इंटरसेक्शन लूँ तो वो हमेशा नॉन एम्प्टी है, क्योंकि n नॉट के बाद हमने ये कहा है कि सीक्वेंस के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं। तो इस ओपन बाल में हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स हैं जो डिफरेंट फ्रॉम x हैं। तो x को माइनस करने के बाद हम इस ओपन बाल का a के साथ इंटरसेक्शन लें तो वो नॉन एम्प्टी है। इसका मतलब ये है कि x जो है वो a का लिमिट पॉइंट है, और a जो है वो हमारे पास सीक्वेंस का इमेज सेट था। a जो है वो सीक्वेंस का इमेज सेट था x1 x2 अप टू xn।